जय हिंद। आज हम बात करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर टैबलेट की। टैबलेट को जानने से पहले हम देखते हैं कि डोजेस फॉर्म होती क्या है। टैबलेट एक डोजेस फॉर्म है, तो सबसे पहले हम देखते हैं डोजेस फॉर्म। देखो, डोजेस फॉर्म क्या होती है। आप कोई भी दवाई लेते हैं, किस काम के लिए लेते हैं? अपने एक्शन करने के लिए। यानी हमें कोई बुखार हो रहा है तो हमने उसके लिए ली, इन्फेक्शन है उसके लिए ली, चोट लगी है आपको जल्दी ज़ख्म को सही करना है तो दवाई ली, है ना। इंजेक्शन लिया आपने, अर्जेंट में आपने ड्रिप ली, है ना, ड्रिप भी देते हैं आप। वो सब किस में आएंगी? वो डोजेस फॉर्म के अंदर आएगी। इसके अलावा आपने जैसे चोट लगी हुई है आपकी, या कुछ आपके पिंपल वगैरह कुछ हो गया है ना, तो आपने क्या किया, उसके ऊपर ऑइंटमेंट लगा लिया, वो भी क्या है? आपकी डोजेस फॉर्म ही है ना। तो डोजेस फॉर्म क्या होती है? इट इज़ ए टेक्निक दैट कंटेन एन एक्टिव ड्रग विद और विदाउट एक्सीपियंट। एक्सीपियंट क्या होता है? एक्टिव ड्रग के अलावा वो हिस्सा ड्रग का जो उसको एक पर्टिकुलर शेप देने में काम आएगा, है ना, शेप देगा उसको एक अच्छी, है ना, या फिर उसका बल्क बढ़ाने के काम आएगा, उसे क्या बोलेंगे? एक्सीपियंट्स। तो डोजेस फॉर्म इज टेक्निक दैट कंटेन एक्टिव ड्रग विद और विदाउट एक्सीपियंट टू प्रोड्यूस मैक्सिमम इफेक्ट एंड रिड्यूस साइड इफेक्ट। ज़्यादा एक्शन दे ड्रग और कम साइड इफेक्ट करे, ऐसा करने की जो टेक्निक या कोशिश करें अपन फिजिकली तौर पे, उसे क्या बोलेंगे हम? डोजेस फॉर्म। अब डोजेस फॉर्म की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो डोजेस फॉर्म को आप कैसे कैसे क्लासीफाई करते हैं? आप बोलते हैं इसे कि सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। सॉलिड वर्ड से पता लग रहा है कि सॉलिड यानी सॉलिड फॉर्म दिखने वाली, ठोस अवस्था में दिखने वाली डोजेस फॉर्म, है ना। इसके अंदर दो तरह से आप बोलते हैं। एक तो क्या बोलेंगे? यूनिट सिंगल डोजेस फॉर्म एंड बल्क, है ना। सिंगल यूनिट या यूनिट सिंगल में कौन सी आएंगी? जिसको आप बोलेंगे कि यूनिट के तौर पर, जैसे मैं बोलूँ टैबलेट, टैबलेट, कैप्सूल एंड पिल्स। आपने एक टैबलेट ली, दो टैबलेट बोली है, वर्ड बोला है उसके लिए, यूनिट बोली है, तो क्या बोल दिया आपने? यूनिट सिंगल डोजेस फॉर्म, जिसमें कौन कौन सी आती है आपकी? टैबलेट, कैप्सूल्स, पिल्स, है ना। इसके अलावा बल्क, बल्क मतलब ज़्यादा अमाउंट के अंदर दिखे, जैसे एक्सटर्नल यूज और इंटरनल यूज। इसके अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन है। एक्सटर्नल मतलब आप आउटर रूप पे यूज करें, जैसे डस्टिंग पाउडर, है ना, गर्मी लगी डर्मीकूल लगाया, वो भी एक डोजेस फॉर्म की तरह काम आया। उसके अंदर मैंथोल है जो क्या करेगा? ठंडक प्रोवाइड करेगा, है ना, ठंडक लाएगा। तो डस्टिंग पाउडर, इंसप्लेशंस, घमौरिया वगैरह के लिए आपने यूज़ किया उसके लिए। डेंड्रीफ्राइज यानी वो पाउडर जो आप सूखा आपने देखा हो, टूथपेस्ट वगैरह जिससे आप ब्रश करते हैं, है ना, तो उसे क्या बोलेंगे आप? एक्सटर्नल यूज के लिए बल्क सॉलिड डोजेस फॉर्म। इंटरनल में कौन सी आती है आपकी? ग्रेन्यूल्स एंड फाइन पाउडर। ग्रेन्यूल मतलब जैसे आपने इनो पाउच लिया, कैसेट ली उसकी इनो की, पानी में डाला आपने उसको और फिर ले लिया, तो इंटरनल यूज में काम आ गया वो। ऐसे ही फाइन पाउडर्स, आपने किसी पाउडर को घोल के, है ना, जैसे आपको बॉडी बिल्डिंग वाले पाउडर्स लिए या आपने विटामिन के पाउडर लिए, तो वो सब क्या इंटरनल यूज में काम आते हैं। पर डोजेस फॉर्म कैसी हुई? सॉलिड। दूसरी आती है आपकी सेमी सॉलिड, ना तो वो सॉलिड है ना वो लिक्विड है। इसको आप किस में कंसीडर करते हैं? जैसे आपके ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, जेल्स, पेस्ट, ये सब किस में आता है? आपके सेमी सॉलिड में। और एक स्पेशल सपोजिटरी, सपोजिटरी आप किसके अंदर इंक्लूड करेंगे? सपोजिटरी क्या होती है? जो आपके जनरली कब यूज की जाती है? जब आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो उस केस के अंदर, है ना। सपोजिटरी रेक्टल यूज की जाती है ना, आउटर तौर पर। एक्सटर्नल यूज बोलेंगे जिसको आप, टॉपिकल यूज बोलेंगे, है ना। ये सपोजिटरी आपकी सेमी सॉलिड में भी आती है और सॉलिड में भी आती है। यदि ऑप्शन सेमी सॉलिड का हो तो पहले सेमी सॉलिड लगाएंगे, नहीं हो तो फिर सॉलिड ऑप्शन सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो सपोजिटरी किस में आएगी? सेमी सॉलिड के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है आपकी? ऐसे पैकिंग आती है रैप के अंदर, रैप को आप अनरैप करेंगे, है ना, उसको मतलब अनरैप करने के बाद आप इंसर्ट करेंगे बॉडी कैविटी में, फिर उसका यूज करेंगे, तो ये आपकी सपोजिटरी होती है। अगली आती है आपकी लिक्विड डोजेस फॉर्म। नाम से पता लग रहा है लिक्विड स्टेट होगी, है ना। इसके अंदर दो तरह से क्लासीफाई करते हैं, बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। मोनोफेजिक वर्ड से पता लग रहा है जिसके अंदर एक ही फेज हो, और बाईफेजिक से पता लग रहा है जिसके अंदर दो फेज हो, है ना। मोनोफेजिक में पहला आता है इंटरनल यूज, एक्सटर्नल यूज। इंटरनल के अंदर सीरप, टोरेक्स कफ सीरप, लिंकटसेस, ड्रॉप्स, एलिक्सिर्स, ये सब किसके अंदर आएंगे? आपकी इंटरनल यूज के अंदर। मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, जिसके अंदर एक ही तरह की फेज होगी, है ना। दूसरा आता है आपका एक्सटर्नल यूज, जिसमें आपके लिनीमेंट, लोशन, गार्गल, थ्रोट पेंट, माउथ वॉश, स्प्रेज, आई लोशन, आई ड्रॉप, नेजल ड्रॉप्स, ये सब किस में आएंगे? आपकी एक्सटर्नल यूज पे, है ना। आंखों के अंदर ड्रॉप डालिए, अंदर सर्कुलेशन में थोड़ी गई है। देखो, जब भी आप बात कर रहे हैं किसकी, आप बात कर रहे हैं एक्सटर्नल और इंटरनल की, तो जो भी आपकी ड्रग सर्कुलेशन के अंदर जाती है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, किसके अंदर? सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर जाती है, ब्लड के अंदर जाती है, तो आप उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे आप इंटरनल डोजेज फॉर्म। और यदि वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर नहीं जा रही है तो उसे क्या बोलेंगे आप? एक्सटर्नल, है ना, या टॉपिकल डोजेज फॉर्म। जब आप पढ़ते हैं क्या डोजेज फॉर्म के तरीके, लेने के तरीके, तो आप उसमें दो लेते हैं, लोकल रूट एंड सिस्टमेटिक रूट या सिस्टेमिक रूट। लोकल रूट मतलब आउटर यूज पे काम आने वाले, सिस्टमेटिक यानी सर्कुलेशन के अंदर जाने वाले,
सपोज करो आपने क्या लिया, आपने इनहेल की किसी गैस को, यदि वो ब्लड के अंदर जा रही है तो वो फिर लोकल नहीं कहलाएगी, वो सिस्टमेटिक कहलाएगी। जैसे हेलोथेन बेहोशी के काम आती है, नाक के थ्रू देते हैं आप ऑपरेशन करने के लिए, तो पर वो आएगी किसमें, सिस्टमिक के अंदर। ठीक है, अब एक्सटर्नल यूज पे कौन कौन सी बोली आपने, लिनीमेंट, लोशंस, है ना, रबिंग करते हैं आप, है ना, सूथिंग इफेक्ट लाते हैं गर्मियों के अंदर, सर्दियों में मॉइस्चराइजर के तौर पे काम मिलेंगे, सब कौन सी आपकी एक्सटर्नल डोजेज फॉर्म। ऐसे आपकी आती है बल्क बाइफेजिक, बाइफेजिक के अंदर दो, इमल्शन एंड सस्पेंशन। इमल्शन भी दो तरह से क्लासीफाई करते हो आप, ओरल एंड वाटर टाइप, वाटर एंड ऑयल टाइप, है ना। जब क्या हो, ओरल मतलब ऑयल तो आपका इंटरनल फेज के अंदर हो और वाटर बाहर हो, तो इसे क्या बोलेंगे आप, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन, है ना। और सस्पेंशन क्या होता है आपका, जिसके अंदर क्या होगा, एक तो हो गया आपके सॉलिड फॉर्म और किसके अंदर घुला हुआ, किसी लिक्विड के अंदर, इसे क्या बोलेंगे आप, सस्पेंशन। यानी क्या बोलेंगे, सॉलिड पार्टिकल आर सस्पेंडेड डिस्पर्ज, है ना, किसके अंदर, लिक्विड फॉर्म के अंदर, इसे क्या बोलते हैं आप, सस्पेंशन। ठीक है, ऐसे आपकी क्या आएंगी गैसेस, गैसेस में इनहेलर, एरोसोल्स, विक्स इनहेलर वगैरह आते हैं, वो एरोसोल्स के अंदर अस्थमा के लिए लेते हैं वो। तो ये सब क्या है आपकी डोजेस फॉर्म है, जिसको एक एक करके हम आगे आगे चर्चा करते जाएंगे, आपका सब क्लियर होता जाएगा। सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे हम टैबलेट से। ठीक है, अब देखो टैबलेट होती क्या है, टैबलेट होती है आपकी सिंगल यूनिट डोजेस फॉर्म। ठीक है, अभी बोला हमने सॉलिड डोजेज फॉर्म के अंदर क्या क्लासीफाई किया था, यूनिट डोजेज फॉर्म के आधार पर टैबलेट लेते हैं आप। ऐसे आप कैप्सूल को भी सिंगल यूनिट डोजेज फॉर्म में ही बोलते हैं, एक कैप्सूल लिया, दो कैप्सूल लिया। ठीक है, तो टैबलेट क्या है, एक सिंगल यूनिट डोजेज फॉर्म है, या मैं बोलूँ टैबलेट इज ए सिंगल यूनिट डोजेज फॉर्म या सॉलिड डोजेज फॉर्म हैविंग सिंगल यूनिट, क्या बोलेंगे इसे आप, टैबलेट। ठीक है, तो और क्या बोल सकते हैं इसको आप, टैबलेट इज ए सॉलिड सिंगल यूनिट डोजेज फॉर्म। ठीक है, जिसको आप किस लिए यूज करते हैं, किसी भी एक्शन के लिए आप काम में लेंगे, है ना, या कोई आपको पर्टिकुलर आपको एक्शन चाहिए, है ना, बॉडी कैविटी के अंदर इंसर्ट करनी है, जो भी है वो सब किस में आएंगी, आपकी टैबलेट्स के अंदर आएंगी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट। टैबलेट को आप क्लासीफाई कैसे कैसे करते हैं, सबसे पहले जो ओरली ली जाती हैं उसके अंदर कौन कौन सी आती है, कंप्रेस्ड टैबलेट। कंप्रेस्ड मतलब जिसे आप प्रेशराइज करके पाउडर होता है उसको ऐसे प्रेस किया, प्रेस करने के बाद आपने उसकी टैबलेट बना ली और आपने उसको यूज कर लिया ओरली, तो क्या बोलेंगे आप, इंजेस्टेड के अंदर कंप्रेस्ड टैबलेट। मल्टीपल कंप्रेस्ड देखी होगी, अलग अलग टैबलेट एक दूसरे के ऊपर कवरिंग करके, है ना, एक टैबलेट होती है उसके ऊपर दूसरी लाल पीली अलग अलग कलर से एक दूसरे के ऊपर ही अडेयर रहते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, मल्टीपल कंप्रेस्ड टैबलेट। एंट्री कोटेड यानी सेलेक्टिवली टैबलेट को आपने ऐसी कोटिंग कर दी, है ना, जैसे इथाइल एसीटेट उससे कोटिंग कर दी ताकि वो एंटेस्टाइन के अंदर ही जाके खुले, तो क्या बोल दिया आपने इसको, एंट्री कोटेड टैबलेट। ऐसे सस्टेन्ड कंट्रोल टैबलेट, सस्टेन्ड या कंट्रोलेबल टैबलेट कौन सी आएंगी, धीरे धीरे घुलें जो, है ना, जिनका जो आपने रिलीज किया है, यानी स्टमक के अंदर जाने के बाद धीरे धीरे अपने पार्टिकल्स रिलीज करें, तब बॉडी के अंदर एक लंबे समय तक अपना एक्शन बनाए रखें, तो सस्टेन कंट्रोल के अंदर जाएगी। ऐसे आपकी शुगर कोटिंग कर देंगे तो शुगर कोटेड, फिल्म कर देंगे तो फिल्म कोटेड टैबलेट के अंदर आएगी। ये सब की सब ओरली यूज की जाती है। ओरल कैविटी में कौन सी यूज करते हैं आप, जैसे बक्कल टैबलेट, दांतों के नीचे दबा के, दांतों में दबा लिया आपने टैबलेट तो बक्कल टैबलेट। सबलिंगुअल यानी जीभ के नीचे आपने काम में ली। ट्राउचेज एंड लोजेंजेस ये कौन सी आएंगी आपकी, जैसे लोजेंजेस में आपकी विक्स आती है आपकी टॉफ़ी, तो किसके अंदर आएगी, आपकी ओरल कैविटी के अंदर यूज करने वाली। खांसी के लिए आपने गले में फर्स्ट एड के तौर पे काम में ली स्ट्रेप्सल्स, ये सब किस में आएंगी, लोजेंजेस में। ठीक है, अदर रूट से लेने वाली इम्प्लांटेशन टैबलेट, जैसे आपने इंसुलिन के लिए ली, है ना, पैच लगाया कोई, है ना, तो इम्प्लांट कर दी कहाँ पे, हाथ के ऊपर, और लगाने के बाद कट की बॉडी कैविटी, मतलब हाथ पे छोटा सा कट लगाया, उसके अंदर टैबलेट इंसर्ट किया और वापस पैक कर दिया, अब वहाँ से धीरे धीरे रिलीज होती रहेगी, तो इसको क्या बोलेंगे आप, इम्प्लांटेबल टैबलेट। ऐसे ही वेजाइना के अंदर यूज करेंगे, वेजाइना के अंदर इंसर्ट की जाएगी टैबलेट, तो क्या बोलेंगे उसको, वेजाइनल टैबलेट। ठीक है, जिसके अंदर आती है आपकी क्लोट्रीमोक्साजोल वाली, है ना, वो सब क्या होती है आपकी वेजाइनल तौर पे यूज की जाती है। अब आता है आपका सॉल्यूशन बनाने के लिए टैबलेट्स, तो सॉल्यूशन बनाने में कौन कौन सी आती है आपकी, ईफरवेसेंट टैबलेट, है ना, पानी का गिलास लिया, गिलास के अंदर टैबलेट डाली, सॉल्यूशन तैयार हो गया और उसको आपने पी लिया, तो ईफरवेसेंट टैबलेट। डिस्पेंसिंग टैबलेट, डिस्पेंस की आपने सीधी, है ना, पानी के अंदर गोली, जनरली डिस्प्रिन को लोग ऐसे लेते हैं, तो डायरेक्ट भी लेते हैं कुछ लोग और कुछ इसको पानी में घोल के भी लेते हैं, है ना, डिस्पर्स हो जाती है डिस्पेंसिंग टैबलेट, है ना। हाइपोडर्मिक टैबलेट कौन सी होती है, जिससे आप मिला के, यानी टैबलेट ली उसको आप पानी मिलाओगे और फिर इंजेक्शन भर के आप इंसर्ट करोगे, है ना, या इंजेक्शन बना के काम में लोगे, तो उसे क्या बोलेंगे, हाइपोडर्मिक टैबलेट। ठीक है, ऐसे टैबलेट, ट्राइचुरेट मोल्ड, ये सब किसके अंदर आएंगी, सॉल्यूशन बनाने के अंदर। ठीक है, क्लासिफिकेशन कर दिया हमने टैबलेट का, ओरल लेने वाली ओरल कैविटी के अंदर, सॉल्यूशन बनाने के लिए और डिफरेंट रूट से लेने वाली टैबलेट्स। ठीक है, अब देखो टैबलेट मशीन के बारे में कुछ जनरल बातें। ठीक है, तो टैबलेट मशीन के अंदर अब क्या क्या देखोगे, एक होपर होगा, है ना, होपर होगा कैसे, अगर हम बनाएं एक सिंपल आटा चक्की की तरह बनाने की कोशिश करें, तो इसके अंदर हम क्या क्या पाएंगे, सबसे पहले क्या होगा आपका,
ऊपर बल्क होगा जिससे क्या बोलेंगे आप, होपर। ठीक है, होपर बोलेंगे। इस होपर से क्या होगा, एक आपकी फीडिंग यूनिट जाएगी, है ना, फीडिंग यूनिट जाएगी किसके अंदर, डाइज के अंदर। डाइज क्या होती है, डाई यानी शेप देने वाली, साइज और शेप देने वाली डाइज होंगी। नीचे एक दूसरा आपका कंप्रेशन होगा, ऊपर एक कंप्रेशन होगा, है ना। इन दोनों के बीच में आपकी ये जो फीडिंग यूनिट है इसको फिल करेगी। उसके बाद पंच होने के बाद टैबलेट आउट आएगी। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, सबसे पहले देखो इसमें डायग्राम इंसर्ट किया हुआ है हमने। इसमें क्या होता है, पंचिंग मशीन के अंदर, टैबलेट मशीन के अंदर सबसे ऊपर तो क्या होगा, आपकी क्या होगी, एक होगा होपर। इसे क्या बोलते हैं आप, होपर। इसे बोलते हैं आप होपर। इसके अंदर क्या करेंगे आप, मटेरियल फिल करेंगे, पाउडर मटेरियल जिसकी भी आपको टैबलेट बनानी है। ठीक है, उसके बाद एक फीडिंग यूनिट होगी। फीडिंग यूनिट क्या करेगी, इसको पंचेस तक लेके जाएगी। पंचेस तक लेके जाएगी मतलब जहाँ पे आप ये जो मटेरियल आया है इसको प्रेशराइज करके टैबलेट की फॉर्म दोगे, है ना। और वो टैबलेट किस फॉर्म की आएगी, वो डाई सेलेक्ट करेगी। डाई मतलब आपने जो शेप के लिए वहाँ पे सेट किया हुआ है ना, मशीन कुछ हिसाब से सेट किया हुआ है कि आपको राउंड शेप देनी है, ओवल शेप देनी है। उसके अंदर जाएगा पाउडर, फिर पंच करेगा कौन, अपर पंच एंड लोअर पंच, यानी नीचे से पंच किया जाएगा इसे, ऊपर से किया जाएगा, प्रेशर होके क्या होगा, टैबलेट आपकी बन जाएगी। अब इस टैबलेट को क्या होगा, इस टैबलेट को छूटे, इसको शूट बोलते हैं आप, शूट के थ्रू क्या होगा, इसे साइड में ले जाके, यानी टैबलेट बन गई यहाँ, और इसको साइड से लाके ड्रम के अंदर आप कलेक्ट कर लोगे। ये जर्नल प्रोसेस है टैबलेट बनने का। ठीक है, जर्नली अभी जो डायग्राम दिया हुआ है किसका है, सिंगल यूनिट बनाने का, यानी एक बार में एक यूनिट बनाने का आपको डायग्राम दिखाया गया है। अगर आपको बढ़ाना हो बल्क, यानी बहुत सारी टैबलेट बनानी है, तो क्या करेंगे आप, नंबर ऑफ पंचेस आप बढ़ा देंगे। ठीक है, तो जो बड़ी कंपनियां होती है, जनरली बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, वो क्या करती हैं, वो रोटेटरी फेज वाले चीज़ों को काम में लेते हैं। रोटेटरी फेज मतलब जिसके अंदर ऐसे रोटेशन होगा और बहुत सारे पंचेज होंगे अलग अलग जगह पे। मशीन ऐसे ही फिल करेगी, फीडिंग यूनिट के थ्रू फिल करेगी, इनमें फिल होता जाएगा, और क्या होता जाएगा, फिल होने के साथ पंचेज होती जाएंगी, और एक साथ जहाँ एक टैबलेट बन रही थी वहाँ 4 5 जितने भी आपके सेट होंगे उस हिसाब से टैबलेट बनती जाएगी। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है इसके बारे में। सबसे ऊपर होगा आपका होपर। होपर क्या काम आता है, होल्डिंग एंड फीडिंग ग्रेनुलेशन टू बी कंप्रेस्ड, यानी जो आपने पाउडर ग्रैन्यूल तैयार किया है, पाउडर का ग्रैन्यूल बनाया है, उसको होल्ड करने का, उसको फीड करने का, किसमें, कंप्रेशन के लिए, उसे क्या बोलेंगे आप, होपर, है ना। उसके बाद है डाई। डाई क्या होती है, साइज एंड शेप जो टैबलेट की डिसाइड करेगी, उसे क्या बोलेंगे आप, डाई। ठीक है, पंचेस, ग्रैन्यूल जिस डाई के अंदर कंप्रेस हो रहे हैं, यानी जिस डाई के अंदर आपने फीड डाला है, ग्रैन्यूल डाला है, उसको पंच करने में काम आएगा, कंप्रेस करने में काम आएगा, उसे क्या बोलेंगे आप, पंचेस। काम ट्रैक क्या होंगे, मूवमेंट, पंचेस के मूवमेंट को गाइड करने के लिए। ये सिंगल यूनिट में काम नहीं आता है काम ट्रैक, जो बड़ी बल्क यूनिट होती है जिसमें बहुत सारे पंचेस होंगे उसके अंदर गाइड करेंगे मूवमेंट को, कौन, काम ट्रैक। इसके बाद फीडिंग मैकेनिज्म क्या होती है, फीडिंग, फीडिंग मतलब अभी बताया था, कहाँ से, होपर से लेके आना है और डाई के अंदर पहुंचाने का जो काम करेगा रास्ता, उसे क्या बोलेंगे आप, फीडिंग मैकेनिज्म, है ना, फीडिंग यूनिट। इसके अलावा होता है आपका टर्टरेट्स। टर्टरेट्स क्या होता है, टू, या इसको टू रेट्स भी बोलते हैं, टर्टरेट्स या टू रेट्स। इसको, ये क्या होते हैं, अपर एंड लोअर पंचेस जो आपके होते हैं उसको होल्ड करने का काम करते हैं, अपनी पोजीशन पे काम बनाने का रखता है, यानी अपर पंच और लोअर पंच दोनों उसी पोजीशन पे बने रहें, उसको कौन करता है, टू रेट्स मेंटेन करते हैं। इसके बाद आपका शूट। शूट क्या काम आता है, जितनी भी आपकी दवाई बनी है, टैबलेट बनी है, उसको कलेक्ट करके ड्रम के अंदर फिल करने का काम करेगा आपका कौन, शूट। ठीक है, ये हमने बात कर ली बेसिक टैबलेट मशीन की। ठीक है, अब देखो आगे की बात। अब लिखा हुआ है कि प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट, यदि आप टैबलेट बना रहे हो तो वो किन किन चीज़ों पे निर्भर करती है। ठीक है, तो टैबलेट यदि आप डिज़ाइन की जा रही है तो सबसे पहले किस पे डिपेंड करेगी, वो करेगी डिपेंड नंबर ऑफ टूलिंग सेट। नंबर ऑफ टूलिंग सेट मतलब, टूलिंग सेट होता क्या है, टूलिंग सेट आप बोलते हैं डाई अपर एंड लोअर पंचेस का कॉम्बिनेशन, या फिर अपर एंड लोअर पंचेस, यानी जो ऊपर का पंच है और नीचे का पंच है, इसको क्या बोलेंगे आप, टूलिंग सेट। तो जाहिर सी बात है जितने ज़्यादा टूलिंग सेट होंगे उतनी ज़्यादा आपकी टैबलेट मैन्युफैक्चर्ड होगी, बनेगी। तो प्रोडक्शन किस पर डिपेंड हुआ, नंबर ऑफ टूलिंग सेट, जितने ज़्यादा टूलिंग सेट उतनी ज़्यादा टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग। नंबर ऑफ कंप्रेशन स्टेशन। कंप्रेशन स्टेशन मतलब जितने आपके एरिया ज़्यादा होंगे, पंचेस का एरिया जितना होगा उतना ज़्यादा, उस पर भी डिपेंड करेगा आपका टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग। रोटेशनल स्पीड। देखो रोटेशनल स्पीड कैसे इफेक्ट करेगी, यदि आपने स्पीडली घुमा रखी है मशीन, है ना, बहुत सारे पंचेज है आपके और स्पीडली चल रही है, तो जो ऊपर से आपका पाउडर आ रहा है वो इसमें फिल नहीं हो पाएगा पूरी तरह। ठीक है, क्यों फिल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि स्पीड तो तेज़ है मशीन की, लेकिन जो फीडिंग है, जो होपर से फीड आ रहा है वो क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है। तो इससे क्या होगा, आपके टैबलेट अंडर वेट चली जाएगी। अगर आप कर दें इसको स्लो,
यदि स्पीड को स्लो कर देते हैं हम तो इसके अंदर क्या हो रहा है, बल्क हो रहा है टैबलेट का, है ना, यानी ज़्यादा भर रही है एक तरह से, इसको मान लो ज़्यादा होगी नहीं, जनरली मशीन ऑपरेशनल होती है, मेनली प्रॉब्लम हमेशा अंडर वेट की ही आती है ना। तो क्या हुआ, अगर तेज़ हुई तो अंडर वेट चली गई आपकी टैबलेट, है ना, ज़्यादा तेज़ तेज़ मशीन चल रही है। आप ऐसे सिंपल एग्जांपल के तौर पे देखो, मतलब एक साइकिल के टायर है, एक बड़ा है एक छोटा है, ठीक है, तो छोटे वाले को ज़्यादा तेज़ चला रहे हैं और बड़ा वाला एक पैडल चला रहा है ना, दोनों के दोनों, तो छोटा वाला जल्दी स्पीड से तेज़ स्पीड चाहिए उसको कवर करने के लिए, जबकि बड़े वाले को धीरे धीरे चाहिए। यानी रोटेशनल स्पीड डिपेंड करेगी किसके ऊपर, टैबलेट की प्रोडक्शन के ऊपर, ठीक है। और मटेरियल कैसा काम में ले रहे हो आप, अगर मटेरियल की प्रॉपर्टी गुड है ना, फ्लो अच्छा है उसका, मतलब ऊपर से फीडिंग से आ रहा है वो अच्छा है फ्लो, तो क्या करेगा, डिपेंड करेगा टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। अब पता लगे कि मटेरियल ऊपर से आ ही नहीं रहा है लेकिन मशीन अपने हिसाब से काम कर रही है ना, वो रास्ते में ही रुक गया, तो क्या होगा, इससे टैबलेट ख़राब बनेगी आपकी, डिफेक्टिव बनेगी। क्यों, क्योंकि ऊपर से मटेरियल पूरी तरह नहीं हो पा रहा। तो मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा कि टैबलेट की जो प्रोडक्शन है वो किस हिसाब से रहेगा, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन के लिए डिपेंडेंसी, ठीक है। कौन कौन सी, टूलिंग साइड कितने उस पर, कंप्रेसर स्टेशन कितने हैं उसके ऊपर, और रोटेशनल स्पीड तेज़ है, अगर बहुत ज़्यादा तेज़ है तो पूरी तरह फिल नहीं हो पा रही है, डाई फिल नहीं हो पा रही है, तो टैबलेट क्या हो रही है आपकी, पूरी तरह से नहीं बन पा रही है, ठीक है। जितने ज़्यादा आपके पंचेज होंगे उतनी ज़्यादा आपकी टैबलेट बनेगी। इसके अलावा प्रॉपर्टीज़ मेटल की कैसी है, ये एक एक चीज़ आपके सामने खुलती जाएंगी धीरे धीरे और आपको पता लगता जाएगा, ठीक है। एक चीज़ होती है आपकी पंचेज, पंचेज डाई अपर लोअर पंचेज को कॉमनली क्या बोलते हैं आप, टूलिंग सेट। अपर एंड लोअर पंचेज होते हैं जो आपके दोनों, उन दोनों के ऊपर क्रोमियम, किसकी, क्रोमियम की कोटिंग की जाती है। और क्रोमियम की कोटिंग क्यों की जाती है, ताकि जो आपका मटेरियल है वो अडेयर कम हो, क्योंकि जो क्रोमियम होता है वो स्लिपरी यानी होता है ना, थोड़ा स्लिपी सा होता है, उस पर कम चिपकता है कोई भी मटेरियल, तो क्रोमियम की कोटिंग कर देते हैं आप, जिससे क्या होता है मटेरियल कम चिपके और आगे फॉरवर्ड हो सके, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं आप, क्रोमियम कोटिंग। किसके ऊपर होती है, डाइज के ऊपर होती है, ठीक है। डाई अपर एंड लोअर पंचेस सब किसके अंदर आते हैं, टूलिंग सेट्स के अंदर। कोटिंग किससे करते हैं आप, क्रोमियम से। आप देखो मेटल मेथड जो टैबलेट कंप्रेशन में काम आते हैं, तीन तरह से आप काम में लेते हैं, कौन कौन से, डायरेक्ट मेथड, है ना, और डायरेक्ट ग्रेनुलेशन मेथड, और वेट ग्रेनुलेशन मेथड। डायरेक्ट कंप्रेशन कौन सा होता है, डायरेक्ट मेथड, जिस मेटल की प्रॉपर्टीज फुली क्या हो, फ्लो प्रॉपर्टीज अच्छी हो, है ना, जैसे सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड की क्या हो, प्रॉपर्टी अच्छी हो। मैं एक पाउडर हाथ में लूँ, हाथ में लेने के बाद उसको जोर से प्रेशराइज करूँ, है ना, मुट्ठी पूरी बंद करूँ और वो शेप बन जाए, लड्डू की सी शेप तैयार हो जाए, तो यानी क्या है, उसकी कंप्रेसिबिलिटी अच्छी है ना, और फ्लो भी अच्छा है, यानी ऐसे फ्लोइंग जो हो रही है मशीन के अंदर वो भी अच्छी है। तो उस कंडीशन में आप डायरेक्ट कंप्रेशन काम में लेते हो, जिसके लिए आप जनरली सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड जैसी टैबलेट बनानी हो तो आप उसमें काम में लोगे। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले वे करोगे आप, मिक्स कर दोगे मटेरियल को, स्क्रीन मतलब छान लोगे और कंप्रेस कर दोगे, ठीक है, कंप्रेस कर दोगे इजीली और टैबलेट आपकी क्या होगी, तैयार हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई पूछे इसके लिए क्या बोलते हैं, क्यों काम में लेते हैं, तो क्या बताना है कि जिस मेटल की प्रॉपर्टी गुड फ्लो प्रॉपर्टी और गुड कंप्रेसिबिलिटी हो, है ना, अपन जोर से प्रेशर दबाएं, टैबलेट का शेप ले ले, बाकी दोबारा ब्रेक डाउन ना हो। और अगर ब्रेक हो रही है, मान लो मैंने दबाई जोर से और वो लड्डू वापस टूट गया, तो फिर अच्छी प्रॉपर्टी नहीं हुई, तब आप काम में नहीं लेंगे, ठीक है। इसके बाद है आपका ड्राई ग्रेनुलेशन या कंप्रेशन ग्रेनुलेशन। इसमें क्या होता है आपका, इसके अंदर इफेक्टिव डोज की कंसंट्रेशन जब ज़्यादा हो तो काम में क्या लेंगे आप, ड्राई ग्रेनुलेशन काम में लेंगे और कंप्रेशन ग्रेनुलेशन काम में लेंगे। या फिर आपकी जो ड्रग हो वो हीट सेंसिटिव हो और मॉइस्चर सेंसिटिव हो तो क्या काम में लेंगे आप, कंप्रेशन ग्रेनुलेशन या ड्राई ग्रेनुलेशन को काम में लेंगे। जैसे एस्पिरिन, एस्पिरिन क्या है आपका, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड है, ठीक है। यदि इसको आप किससे काम में लेते हैं, वेट ग्रेनुलेशन से, तो क्या होगा आपका, एस्पिरिन में से सैलिसाइलिक एसिड निकल जाएगी हाइड्रोलाइसिस होके, अब जो टैबलेट बनेगी वो सैलिसाइलिक एसिड की बनेगी, ना कि एस्पिरिन की। तो इस केस में आप क्या काम मिलेंगे, ड्राई ग्रेनुलेशन, यानी पानी का इस्तेमाल ही नहीं किया आपने, एक तरह से बोल दिया सूखा, है ना, ड्राई, क्या कर दिया आपने, कंप्रेशन कर दिया, ठीक है। इसमें क्या करते हैं आप, सबसे पहले वेइंग करेंगे मटेरियल को, मिक्स करेंगे, फिर स्क्रीनिंग करेंगे, स्क्रीनिंग करने के बाद स्लगिंग। अब स्लगिंग प्रोसेस ही बोलते हैं आप किसको, ड्राई ग्रेनुलेशन प्रोसेस को ही स्लगिंग बोलते हैं आप, स्लगिंग प्रोसेस, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए एस्पिरिन किस प्रोसेस से बनाई किस प्रोसेस से बनाई जाती है, तो आप बोल सकते हैं कि इसको स्लगिंग प्रोसेस से बनाई जाती है। स्लगिंग ऑप्शन ना है तो क्या बोल सकते हैं, कंप्रेशन ग्रेनुलेशन मेथड से। ये भी ना है तो क्या बोलेंगे आप, ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड से बनाई जाती है, ठीक है। अब स्लगिंग होती क्या है, जैसे आप बोलें कि एक मशीन है ना, मशीन के अंदर क्या किया आपने, सॉरी, डाला मटेरियल, डाला अपना जो भी आपको बनाना है, ठीक है, उसको क्या कर दिया आपने, मिक्स कर दिया आपस में, मिक्स करने के बाद क्या कर दिया, उसको छान लिया, है ना,
स्क्रीन कर लिया, उसके बाद क्या कर दिया आपने, स्लगिंग कर दी, मिला दिया आपस में, और उसके बाद कंप्रेस कर दिया, और आपकी जो टैबलेट है वो हो गई तैयार। ठीक है, ज़्यादा कोई टफ नहीं था। इसके बाद आपका वेट ग्रेनुलेशन मेथड। वेट में क्या होता है, सबसे पहले आप स्लरी बनाते हैं, स्लरी बनाते हैं या पेस्ट बनाते हैं। कैसे, आपने क्या लिया, शुगर लिया, शुगर लेने के बाद क्या किया आपने, उसके अंदर पानी मिलाया और पेस्ट तैयार कर लिया। उस पेस्ट को क्या किया, मिक्स कर दिया जो भी आपका एक्टिव कंपाउंड है उसके साथ। फिर उसको वेट यानी डायरेक्ट जो गीला पेस्ट है उसी को स्क्रीन कर दिया। फिर ड्राई किया आपने। ड्राई के लिए जनरली कॉमनली पूछे तो फ्लूडाइज बेड ड्रायर काम में लेते हैं आप। ठीक है, और अगर हीट सेंसिटिव होगी तो फ्लूडाइज बेड ड्रायर काम में नहीं लेंगे, तब आप वैक्यूम वगैरह लेंगे। ये सब आपकी ड्राइंग के अंदर आएगा। ठीक है, ड्राई कर दिया, उसके बाद स्क्रीन कर दिया, और लास्ट में क्या कर दिया आपने, कंप्रेस कर दिया। ठीक है, ड्राइंग प्रोसेस में क्या होगा, ऐसे एक आपकी क्या होगी, नीचे फिल्टरिंग यूनिट होगी जिसमें से मटेरियल नीचे नहीं जाएगा। यहाँ भरा होगा आपका मटेरियल जो आपने स्क्रीन किया है, ये ढक्कन से बंद होगा, नीचे से क्या होगा, एयर आएगी गर्म, है ना, और एयर क्या करेगी, इसको ड्राई करेगी। ड्राई करने के बाद क्या करोगे आप, स्क्रीनिंग कर लोगे, कंप्रेस्ड कर दोगे। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, आपकी वेट ग्रेनुलेशन मेथड पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी जनरली हमने पढ़ ली टैबलेट बनाने के मेथड। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही है। क्या क्या देखा था हमने आज, टैबलेट से पहले डोजेस फॉर्म, उसका क्लासिफिकेशन, टैबलेट के बारे में देखा था, उसकी कौन कौन सी क्लासेस होती है, बेसिक कंपोनेंट, होपर, डाई, पंचेस, काम ट्रैक, फीडिंग मैकेनिज्म, है ना, टूरेट, शूट, ये सब देखा था। ठीक है, इसके अलावा क्या देखा था कि टैबलेट का प्रोडक्शन किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, टूलिंग सेट के नंबर कितने हैं, कंप्रेशन स्टेशन कितने हैं, रोटेशनल स्पीड कितनी है ना, मटेरियल जो आप कंप्रेस कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी कैसी है। ठीक है, टूलिंग सेट किसे कहेंगे आप, है ना, किसकी कोटिंग करते हैं टूलिंग सेट के लिए, क्रोमियम की। ठीक है, मेथड कौन कौन से, डायरेक्ट, है ना, और ड्राई और वेट, ये कौन से मेथड हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे इवेल्युएशन ऑफ टैबलेट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।